गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज एक नया सब्जेक्ट में लेके आया हूँ, बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शन के टॉप 100 क्वेश्चन है इसमें। ये क्वेश्चन है एसपी गुप्ता एसएस गुप्ता के, जो नया वाला एडिशन आ रखा है, 5th एडिशन आ रखा है। इसमें कुछ नए क्वेश्चंस ऐड हुए हैं, कुछ पुराने भी हैं, पर सारे क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है एसपी गुप्ता कितनी इंपॉर्टेंट बुक है। तो इसके हम 100 क्वेश्चन है इसमें। फर्स्ट पार्ट होगा ये, इसके बाद 2 पार्ट में और लाऊंगा, क्योंकि 300 के राउंड इसमें 350 के राउंड क्वेश्चन है। तो फर्स्ट पार्ट में 100 होंगे, फिर 100, फिर 100, फिर 3 पार्ट में मैं लगभग लाऊंगा, या 2 पार्ट में ही ख़त्म कर दूंगा। चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट क्वेश्चन, जिप्सम इज़ अ मैकेनिकली फॉर्म्ड सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस रॉक, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, केमिकली प्रिसिपिटेटेड सेडिमेंट्री रॉक। दोस्तों अगर वीडियो आपको स्लो लगे, वैसे तो स्लो नहीं लगेगी, मैं फास्ट बोल रहा हूँ, अगर लगे तो आप इसको स्पीड आप अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक चेंज इनटू क्वार्टजाइट बाय मेटामॉर्फिक एक्शन। आपको पता है रॉक कितने प्रकार से क्लासिफाइड होती है। पहला होता है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा होता है आपका फिजिकल क्लासिफिकेशन, और तीसरा होता है आपका केमिकल क्लासिफिकेशन। तो जो आपका फर्स्ट वाला जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन होता है, उसमें एक रॉक आती है मेटामॉर्फिक रॉक। तो ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि जो क्वार्टजाइट है वो कौन सी रॉक का जो फॉर्मेशन होता है क्वार्टजाइट में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सैंडस्टोन। सैंडस्टोन क्या होती है, आपका प्रेशर एंड हीट के कारण क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मेटामॉर्फिक में, सॉरी क्वार्टजाइट में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। Which of the following represents a metamorphic rock? फर्स्ट इज स्लेट, सेकंड है सेल, थर्ड है क्वार्टजाइट। तो इनमें से कौन सी रॉक्स मेटामॉर्फिक हैं? तो आप देख सकते हैं स्लेट, सेल और क्वार्टजाइट में कौन कौन सी है। तो स्लेट एंड क्वार्टजाइट आपका क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, जबकि आपके सेल क्या है, सेडिमेंट्री रॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। जो आपका ये वाला ऑप्शन है, ये क्या है, आपकी सेडिमेंट्री रॉक है, ये सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है थर्ड वाला। ठीक है, सेकेंड वाला सेल जिसको बोलेंगे वो सेडिमेंट्री रॉक है। तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड इसका करेक्ट हो जाएगा, मेटामॉर्फिक रॉक, स्लेट एंड क्वार्टजाइट। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वार्टजाइट इज ए सिलिशियस रॉक, आर्जिलियस रॉक, कैलकेरियस रॉक या एक्वेस रॉक। तो आपको पता होगा क्वार्टजाइट क्या होगा, आपका सिलिशियस रॉक होगा। ठीक है, सैंड से बनी हुई, ठीक है, सैंड से बना हुआ रॉक होगा। ऑप्शन नंबर ए ये केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सिलिशियस हो गया, आर्जिलियस हो गया, और कैलकेरियस कौन सी क्लासिफिकेशन में आते हैं, केमिकल क्लासिफिकेशन के अंदर आते हैं। ठीक है, फिफ्थ पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मिनरल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या साइनाइट। बेसाल्ट, ग्रेनाइट, क्वार्ट्ज या साइनाइट, ये तीनों, ये चारों इनमें से मिनरल कौन सा है। तो मिनरल आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी क्वार्ट्ज क्या है, एक मिनरल है, जबकि बेसाल्ट, ग्रेनाइट एंड साइनाइट क्या है, एक रॉक है, जो कि क्या कौन सी रॉक है, ये इग्नियस रॉक। तीनों आपकी इग्नियस रॉक है। सिक्स क्वेश्चन पे चलते हैं। स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन, स्लेट इज फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिक एक्शन ऑन स्लेट, लाइमस्टोन, सैंडस्टोन या ग्रेनाइट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो गया, स्लेट बनती है आपकी सेल से, क्या बनती है आपकी स्लेट बनती है। ठीक है, सेल मैंने बोला था क्या है, सेडिमेंट्री रॉक है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, एक्वेस रॉक या सिलिशियस रॉक। सैंडस्टोन का क्या है इसमें से, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, सेडिमेंट्री भी है, एक्वेस भी है और सिलिशियस भी है। ठीक है, तीनों क्लासिफिकेशन के अंदर ये फिट हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। सैंडस्टोन इज अ सेडिमेंट्री रॉक, एक्वेस रॉक एंड सिलिशियस रॉक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉक, क्वार्ट्ज, माइका, जिप्सम या नन ऑफ द अबव। तो क्वार्ट्ज और माइका आपका मिनरल है, जबकि सी आपका क्या हो जाएगा, जिप्सम क्या हो जाएगा, एक रॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये दोनों क्या हैं, अभी पिछले क्वेश्चन में आया भी था,
ये दोनों क्या है आपके मिनरल, ठीक है, ये आपके मिनरल हो जाएंगे। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग रॉक्स एंड मिनरल्स सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट क्वार्ट्ज, सेल, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम, माइका, ठीक है। बेसाल्ट एंड मार्बल आर ओनली मेटामॉर्फिक रॉक्स। देयर इज़ नो सेडिमेंट्री रॉक, ऐसा तो नहीं है, सेडिमेंट्री रॉक इनमें है या नहीं है, देखो। ग्रेनाइट इज़ द ओनली इग्नियस रॉक, बेसाल्ट भी है इसमें, ऐसा भी नहीं है। क्वार्ट्ज एंड माइका आर मिनरल, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट बनना है, ठीक है, क्योंकि ग्रेनाइट बेसाल्ट भी इसमें है, तो ये भी इग्नियस रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक आपकी कौन कौन सी है इसमें, सेल इसमें सेडिमेंट्री रॉक है, मार्बल इसमें मेटामॉर्फिक रॉक है। इसमें ये तीनों ऑप्शन आपके गलत बनने हैं, जबकि आपका फिट जो बनना है आपका ऑप्शन नंबर डी बनना है, क्वार्ट्ज एंड माइका मिनरल्स, ठीक है, क्वार्ट्ज एंड माइका आर सब मिनरल्स। चलिए अगले पे चलते हैं। अ हैवी स्टोन इज सुटेबल फॉर आर्चेज, रिबल मैसनरी, रोड्स एंड रिटेनिंग वॉल। तो हैवी स्टोन आपका हमेशा सुटेबल होता है किसके लिए, रिटेनिंग वॉल्स के लिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हैवी स्टोन किसके लिए सुटेबल होता है, रिटेनिंग वॉल्स के लिए। 11वें क्वेश्चन पे चलते हैं। द स्टोन सुटेबल फॉर रिबल मैसनरी शुड बी, अब यहाँ पे पहला वाला क्या था आपका, रिटेनिंग वॉल के लिए कैसे चाहिए, हैवी स्टोन, जबकि रिबल मैसनरी के लिए देखिए हार्ड, टफ, हैवी या लाइट, तो ऑप्शन नंबर ए हार्ड स्टोन यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है, हार्ड स्टोन यहाँ पे चाहिए होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। पिछले वाला क्वेश्चन देखिए क्या था, हैवी था, ठीक है, तो हैवी स्टोन कहाँ चाहिए होता है, रिटेनिंग वॉल्स में। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटामॉर्फिक रॉक हैज़ द मोस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, इनमें से कौन सी रॉक के अंदर वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे ज़्यादा होती है, मार्बल, क्वार्ट्जाइट, स्लेट या लाइमस्टोन। तो सबसे ज़्यादा होता है इसमें बी, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वार्ट्जाइट के अंदर सबसे बेस्ट वेदर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, 12वां हो जाएगा, ठीक है। A good building stone should not absorb water more than, a good building stone should not absorb water more than 5%, 10%, 15% या 20%। A good building stone should not absorb, तो आपका कितने से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, 5% इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एक अच्छा जो बिल्डिंग स्टोन होगा वो 5% ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, और अगर 10% पे क्या कर देते हैं, इसको रिजेक्ट कर देते हैं हम। इसके दो प्रकार से ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि रिजेक्ट हम कौन से उस पर करते हैं उसको, तो 10% तक पे हम क्या कर देते हैं इसको, 10% से अगर ऊपर जाते हैं हम क्या करते हैं उसको रिजेक्ट कर देते हैं, और 5% को हम गुड मानते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, मार्बल, लाइमस्टोन, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन और ग्रेनाइट, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉम्पैक्ट सैंडस्टोन के अंदर क्या होती है, मोर फायर रेजिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक होती है, ठीक है। चलिए 15 पे चलते हैं। जंपर इज़ अ टूल यूज्ड फॉर टेस्टिंग ऑफ स्टोन्स, क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स या नन ऑफ अबव। तो आप सभी को ये पता होगा, कई बार पूछा जाता है। आंसर हो जाएगा इसका क्वेरिंग ऑफ स्टोन। जंपर टूल किसके लिए यूज होता है, क्वेरिंग ऑफ स्टोन में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट टू बी कंडक्टेड ऑन स्टोन यूज टू डॉक्स एंड हार्बर्स, ठीक है। जो आपके बंदरगाह होते हैं वहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है वो स्टोन के लिए कौन सा किया जाता है, हार्डनेस टेस्ट, वर्केबिलिटी टेस्ट, वेट टेस्ट या टफनेस टेस्ट। तो वहाँ पे किया जाता है आपका वेट टेस्ट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेट टेस्ट किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द प्रीडोमिनेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ग्रेनाइट, ग्रेनाइट की स्ट्रेंथ के लिए सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका, क्वार्ट्ज होता है, फ्लेस्पर होता है, माइका होता है या नन ऑफ अबव होता है, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्वार्ट्ज, ठीक है। क्वार्ट्ज इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ज़्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, ठीक है। 18वें पे चलते हैं। ग्रेनाइट इज़ नॉट सुटेबल फॉर ऑर्डिनरी बिल्डिंग पर्पस
because it cannot polish, it is not a fireproof material, it is costly, it has less crushing strength। ठीक है, तो ग्रेनाइट को हम ऑर्डिनरी बिल्डिंग के यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये क्या होता है, कॉस्टली ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। बाकी इट कैन नॉट बी पॉलिश्ड ऐसा नहीं है, इट नॉट बी फायर प्रूफ, ये फायर प्रूफ भी है। इट हैज़ लेस क्रशिंग स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ भी इसकी अच्छी है। ये तीनों ये सही है, पर क्या हो जाता है, ये वाला थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है, इसलिए हम इसको ऑर्डिनरी बिल्डिंग के अंदर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। ठीक है, मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, इट इज़ कॉस्टली। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोन इज बेस्ट सुटेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ पायर्स एंड अबटमेंट्स ऑफ रेलवे ब्रिज। रेलवे ब्रिज के पायर्स एंड अबटमेंट्स के लिए कौन सा स्टोन सबसे बेस्ट रहेगा? ग्रेनाइट रहेगा, सैंडस्टोन, लाइम स्टोन या क्वार्टजाइट। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेनाइट सबसे बेस्ट यहाँ पे रहेगा। 20वां क्वेश्चन चलते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सरफेस ऑफ स्टोन टू ऑब्टेन प्लेन एजेस और टू ऑब्टेन स्टोन ऑफ रिक्वायर्ड साइज एंड शेप इज कॉल्ड क्वेरिंग ऑफ स्टोन, ब्लास्टिंग ऑफ स्टोन, सीजनिंग ऑफ स्टोन या ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। नाम से ही पता चल रहा है हमें प्लेन एज चाहिए और कैसी सरफेस चाहिए, उसको प्रॉपर सरफेस चाहिए, जो साइज़ हमें चाहिए होगा, जैसे शेप हमें चाहिए होगा। अगर वैसे बनाना है तो उसको क्या बोलेंगे? ड्रेसिंग बोलेंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन्स। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 100 MPa। ठीक है, इसको हमेशा याद रखना, आपका गुड बिल्डिंग स्टोन की जो क्रशिंग स्ट्रेंथ है वो कितनी से ऊपर होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। मैंने इनके आंसर भी साथ साथ दिए, अगर आप कभी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन लाइज बिटवीन 1.5 to 2 to 2.5, 2.5 to 3 या 3 to 3.5। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 2 से 3 के बीच में। ठीक है, ये होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सुटेबल बैठा है 2.5 to 3। तो 2.5 से 3 के बीच में जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है मोस्टली स्टोन जो बिल्डिंग में हम यूज़ करते हैं उनकी होती है। ठीक है, 2.5 to 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। स्पेलिंग हैमर इज यूज्ड फॉर ड्राइविंग वुडन हेडेड चीजल, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन, कार्विंग ऑफ स्टोन्स, ब्रेकिंग स्मॉल प्रोजेक्शन ऑफ स्टोन्स। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रफ ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। स्टोन की अगर हमें रफ ड्रेसिंग करनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा? स्पेलिंग हैमर हम यूज़ करते हैं। ठीक है, रफ ड्रेसिंग के लिए। क्रॉस कट सॉ इज यूज्ड फॉर cutting soft stones, cutting hard stones, cutting large blocks of stones। ऑप्शन नंबर डी है, ड्रेसिंग ऑफ स्टोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कटिंग हार्ड स्टोन। क्रॉस कट सो आप जो यूज़ करते हैं किसके लिए यूज़ करते हैं? हार्ड स्टोन को कट करने के लिए यूज़ करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सैपवुड कंसिस्ट ऑफ इनरमोस्ट एनुलर रिंग्स अराउंड द पिथ, portion of timber between hardwood and cambium layer, thin layers below the bark या thin fiber extend from pith outwards and holds the annual rings together। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। पोर्शन ऑफ टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर क्या होता है आपका? सैपवुड होता है। ठीक है, ऐसा होता है, पहले बार्क होता है, इनर बार्क, आउटर बार्क, फिर आपकी क्या होता है आपका कैम्बियम लेयर होता है, फिर सबसे अंदर आपका हार्डवुड होता है, हार्डवुड के बीच में आपको क्या होता है आपका ये सैपवुड होता है। ठीक है, तो सबसे बाहर वाला कैम्बियम लेयर होती है, कैम्बियम लेयर के बाद सैपवुड होती है, सैपवुड के बाद आपकी हार्डवुड होती है। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है आपका पिथ सबसे बीच में होता है। ठीक है, और ये तुम्हारी क्या होती है? मेडुलरी रेज आपकी ऐसी ऐसी होती हैं, ये वाली मेडुलरी रेज होती है। ठीक है, तो बेस्ट कौन सा, इसका ऑप्शन कौन सा बनेगा सही है आपका? पोर्शन ऑफ द टिम्बर बिटवीन हार्डवुड एंड कैम्बियम लेयर। तो हार्डवुड और कैम्बियम लेयर के बीच के जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं? सैपवुड बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स हार्डवुड। ये कई बार पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूज करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, शीशम। शीशम क्या है? हार्डवुड हमें देता है। ठीक है, विच ऑफ फॉलोइंग ट्रीज यील्ड्स हार्डवुड।
तो शीशम से क्या होता है हार्डवुड, जबकि पाइन, चीड़ और देवदार ये सारे क्या हैं सॉफ्टवुड देते हैं, ठीक है। शीशम क्या है हार्डवुड है। द रेडियल स्प्लिट्स which are wider on outer side on the log and narrower towards the pith is called as, इसको क्या बोलेंगे, हार्ट शेक, कप शेक, स्टार शेक्स या रिंडगाल्स। तो इनको बोला जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी स्टार शेक्स। ये ऐसे 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 होते हैं, मतलब ये ऐसे होते हैं, मतलब यहाँ साइड में जो आउटर साइड बार की साइड में क्या होते हैं ये चौड़े होते हैं, और अंदर अंदर की साइड क्या होते हैं पिथ की साइड पे क्या हो जाते हैं ये नैरो होते जाते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं स्टार शेक्स बोला जाता है, ठीक है, स्टार शेक्स बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ ट्रीज यील्ड सॉफ्ट वुड, दोनों ट्री इनमें से कौन सा जोड़ा ऐसा है जो सॉफ्ट वुड देता है, देवदार और शीशम, चीर और साल, साल और टीक, चीर और देवदार, ठीक है। तो चीर एंड देवदार, जो चीड़ का पेड़ होता है और जो देवदार का पेड़ होता है दोनों क्या करते हैं सॉफ्ट वुड देते हैं, ठीक है, दोनों सॉफ्ट वुड देते हैं। ऑप्शन नंबर डी। 29 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टिम्बर्स इज सुटेबल फॉर मेकिंग स्पोर्ट्स गुड, स्पोर्ट्स गुड्स के लिए कौन सा टिम्बर सही होता है, मलबेरी, महोगनी, साल, देवदार, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मलबेरी। मलबेरी स्पोर्ट्स गुड्स के लिए सबसे बेस्ट टिम्बर होता है मलबेरी, ठीक है। असर्शन रीजन वाला है। शीशम इज यूज फॉर डेकोरेटिव वुडवर्क्स, रीजन इसका शीशम कैन बी पॉलिश्ड टू एन एक्सलेंट फिनिश। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। शीशम डेकोरेटिव पर्पज में यूज होता है क्योंकि ये अच्छे से क्या हो सकता है पॉलिश हो सकता है, एक्सीलेंट तरीके से पॉलिश हो सकता है, इसलिए ये दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। चलिए, द डिजीज ऑफ ड्राई रॉट इन टिम्बर कॉज्ड बाय लैक ऑफ वेंटिलेशन, अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशंस, कंप्लीट सबमर्जेंस इन वाटर या नन ऑफ अबव। तो डिजीज होता है ड्राई रॉट हो जाता है, उसका बुरादा टाइप बन जाता है टिम्बर का। ये किसके कारण होता है, ये होता है आपका लैक ऑफ वेंटिलेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लैक ऑफ वेंटिलेशन। प्लाईवुड हैज़ द एडवांटेज ऑफ, प्लाईवुड की कौन सी एडवांटेज होती है, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन लॉन्गर डायरेक्शन, ग्रेटर टेंसाइल स्ट्रेंथ इन शॉर्टर डायरेक्शन, सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ इन ऑल डायरेक्शन या नन ऑफ एबव। तो इसका सबसे बेस्ट एडवांटेज होता है ऑप्शन नंबर सी सेम टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या होती है सेम होती है, हर डायरेक्शन में क्या होती है सेम होती है, ठीक है, हर डायरेक्शन में आपको स्ट्रेंथ सेम मिलेगी। तो इसका ये एडवांटेज होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। Which of the following directions the strength of timber is maximum? Which of the following directions the strength of timber is maximum? Parallel to grains, 45 degree to grains, perpendicular to grains या same in all direction। अभी जो प्लाईवुड वाला केस आया था, प्लाईवुड में क्या था ऑल डायरेक्शन में क्या होती है सेम होती है, पर जो टिम्बर वाला केस होता है सपोज कोई लकड़ी है ये वाली, इसको आप उसके पैरेलल डायरेक्शन में खींचेंगे, ये क्या हो जाएगा इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है ज़्यादा होती है, जबकि उसकी ट्रांसवर्स डायरेक्शन में स्ट्रेंथ क्या होती है कम होती है। तो मैक्सिमम डायरेक्शन जो कोई भी टिम्बर होती है उसकी किस डायरेक्शन में होती है, इसकी पैरेलल डायरेक्शन में, जो ग्रेन्स के जो पैरेलल में होगा, ठीक है। अगर इसकी ग्रेन्स ऐसे में है तो इसी के पैरेलल में अगर इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे ये कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। इसके परपेंडिकुलर या दूसरे उसमें तोड़ने की कोशिश करेंगे हो जाएगा, पर इसके पैरेलल टू ग्रेन्स के पैरेलल में कभी नहीं टूटेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के लिए बांस होता है, बांस ऐसे होता है ना, तो इसके ग्रेन्स कैसे होते हैं ऐसे होते हैं, इसकी तरफ होते हैं। अगर आप इसी डायरेक्शन में इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे कभी नहीं टूटेगा, इसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होती है, पर इसको अगर ऐसे में तोड़ने की कोशिश करेंगे तब टूट जाएगा, पर लॉन्गिट्यूडनल में कभी नहीं टूटेगा क्योंकि इसकी ग्रेन्स ऐसे होते हैं, ठीक है, पैरेलल डायरेक्शन में। तो पैरेलल डायरेक्शन में क्या होता है इसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है टिम्बर की। चलिए, द मॉइस्चर कंटेंट एज इन ए वेल सीजन टिम्बर, वेल सीजन टिम्बर के अंदर मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है 10 से 12% हम मानते हैं। जो अच्छे प्रकार सूखा हुआ टिम्बर होता है उसको, उसके अंदर जो मॉइस्चर होता है वो कितना होता है 10 से 12%। चलिए 35वां क्वेश्चन, द ट्रंक ऑफ ट्री लेफ्ट आफ्टर कटिंग ऑल द ब्रांचेस इज नोन एज,
लॉग, बैटन्स, प्लैंक या बॉल्क, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर ए। पूरा ट्री है, ट्री से हमने क्या कर दी, पूरी शाखाएं काट दी तो ये बच जाएगा, इसको क्या बोलेंगे हम, लॉग, ठीक है। उसकी पूरी अगर शाखाएं काटने के बाद जो बचता है उसके क्या कहते हैं, लॉग बोलते हैं। 36 पे, द एज ऑफ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग कैम्बियम लेयर, एनुलर रिंग्स, मेडुलरी रेज या हार्डवुड। तो अभी मैंने बताया था आपको जो क्रॉस सेक्शन होता है टिम्बर का, तो ये वाला जो ऐसी जो रिंग्स होती हैं ये वाली, ये सारी क्या होती है, एनुलर रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो इनको देख करके हम क्या कर सकते हैं, इसकी एज को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, एग्जामिन कर सकते हैं। ये होती हैं एनुलर रिंग्स। Plywood is made by bonding together thin layers of wood in such a way that the angle between grains of any layer to grains of adjacent layer is 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री। तो अभी मैंने बताया था अब इससे पहले ये कैसे जुड़ी होती है, 90 डिग्री, क्योंकि इसकी जो स्ट्रेंथ होती है हर डायरेक्शन में क्या होती है, सेम होती है। तो ये इसके जो ग्रेन्स हैं वो कैसे जुड़े होते हैं, 95 डिग्री पे, 95 बोल रहा हूँ मैं, 90 डिग्री पे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, बिल्कुल 95 पे होते हैं, 95 बोल रहा हूँ मैं बार बार, 90 डिग्री पे, ठीक है, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। द प्लाईवुड हैज़ गुड स्ट्रेंथ along the panel only, can be split in plane of the panel, has greater impact resistance to blow than ordinary wood, cannot be bent more easily than ordinary wood of same thickness। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हैज़ ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस। प्लाईवुड की क्या होती है, प्रॉपर्टी होती है, एडवांटेज है कि क्या कह सकता है, क्या कर सकता है, ग्रेटर इम्पैक्ट रेजिस्टेंस होता है टू ब्लोज। अगर इस पर कोई भी लोड पड़ता है, कुछ भी पड़ता है तो ये इम्पैक्ट को रेसिस्ट कर सकता है देन ऑर्डिनरी वुड की तुलना में। अगर ऑर्डिनरी वुड होगी और दूसरी तरफ आपका प्लाईवुड होगा तो प्लाईवुड आपका ज़्यादा रेसिस्ट करेगा, ठीक है, इम्पैक्ट को। चलिए, द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर। एयर ड्राइंग ऑफ टिम्बर, अगर टिम्बर को एयर ड्राई करेंगे तो प्रैक्टिकल लिमिट कितनी होती है, कितना हम अचीव कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, 15%। द प्रैक्टिकल लिमिट ऑफ मॉइस्चर कंटेंट अचीव्ड इन एयर ड्राइंग टिम्बर इज 15%। 40 पे चलते हैं। फर्स्ट क्लास टिम्बर हैज़ एन एवरेज लाइफ ऑफ 1 to 5 ईयर, लेस देन 1 ईयर, 5 to 10 ईयर्स या मोर देन 10 ईयर्स। तो फर्स्ट क्लास टिम्बर की जो एवरेज लाइफ होती है आपकी मोर देन 10 ईयर्स। चलिए 41 पे चलते हैं। इफ अ फर्स्ट क्लास ब्रिक व्हेन इमर्ज इन कोल्ड वाटर फॉर 24 आवर्स शुड नॉट एब्जॉर्ब वाटर मोर देन, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक के केस में कितना वाटर वो 24 आवर्स में एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए, 15%, 20%, 22% या 25%। तो ऑप्शन नंबर बी सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, 20% ये करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए। Crushing strength of first class brick should not be less than 3.5 Newton per mm square, 7 Newton per mm square, 10.5 Newton per mm square, 14 Newton per mm square। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है। क्रशिंग स्ट्रेंथ किसकी बात हो रही है यहाँ पे, ब्रिक की बात हो रही है, फर्स्ट क्लास ब्रिक की, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। 43 पे चलते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ इज to impart plasticity, to make the brick durable, to prevent shrinkage, to make the brick impermeable। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, टू इम्पार्ट प्लास्टिसिटी जो देता है आपका, क्या देता है, क्ले देता है, कि मतलब एल्यूमिना का ये काम होता है। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। द परसेंटेज ऑफ एल्यूमिना इन गुड ब्रिक अर्थ लाइज बिटवीन, गुड ब्रिक अर्थ के में जो एल्यूमिना होता है उसका परसेंटेज कितना होता है, 5 to 10%, 20 to 30%, 50 to 60% या 70 to 80%। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 20 से 30%, 20 to 30% इसमें क्या होता है, 20 to 30% क्या होता है आपका, क्ले होता है या एल्यूमिना होता है, ठीक है, एल्यूमिना होता है आपका 20 to 30%, जबकि 50 to 60 सिल्का होता है। अगला वाला क्वेश्चन क्या पता आ जाए।
एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन ब्रिक अर्थ मेक्स द ब्रिक impermeable, brittle and weak to crack and warp on drying. No, none of above. अगर आपके मैंने अभी एल्यूमिना कितना बोला था, कितना परसेंट, 20 से 30% इसमें एल्यूमिना होना चाहिए. अगर ये इससे ज़्यादा होता है, एक्सेस में चले जाता है, 30 से ऊपर चले गया, सपोज दैट 40 चले गया, तो क्या होगा, ये इम्पेरेबल होगा, ब्रिटल या वीक होगा, टू क्रैक एंड वार्प होगा. तो आंसर हो जाएगा उसका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, टू क्रैक एंड वार्प ऑन ड्राइंग. इसमें क्रैकिंग पड़ने लग जाएगा. अगर ये सूखने के बाद ही क्या हो जाएगा, क्रैकिंग इसमें आ जाएगी. अगर ये 20 से 30% की रेंज में नहीं रहा तो, इससे ऊपर चले गया तो. ठीक है, एक्सेस की बात हो रही है. तो नॉमिनल साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक, मॉड्यूलर ब्रिक का नॉमिनल साइज क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी 200 इंटू 100 mm, 200 इंटू 100 mm. ठीक है, ये हो गया आपका ऐसे में 200, फिर ऐसे ऐसे करके, अभी बन नहीं रहा है मेरे से सही नहीं बना. ठीक है, बनाता हूँ मैं, थोड़ा कोशिश करते हैं. ये ठीक है, तो ये वाली हो जाएगी 100. ठीक है, और ये भी हो जाएगी आपकी 100, और ये लेंथ में ये हो जाएगी आपकी 200. ठीक है, चलिए. नॉमिनल साइज 19 इंटू 9 इंटू 9 होता है, ये आपको पता है. नॉमिनल साइज कितना होता है, 19 इंटू 9 इंटू 9 mm. ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. 47 पे चलते हैं. परसेंटेज ऑफ सिलिका इन गुड ब्रिक अर्थ, अभी बताया था मैंने आपको. तो सिलिका कितना होना चाहिए, 50 to 60%. सैंड जो होता है आपका कितना होना चाहिए, 50 to 60% होना चाहिए. ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा. 48 पे चलते हैं. एक्सेस ऑफ सिलिका, उस टाइम पे एक एक्सेस ऑफ एल्यूमिना आया था. अब एक्सेस ऑफ सिलिका से देखो क्या होता है. एक्सेस ऑफ सिलिका इन ब्रिक अर्थ रिजल्ट्स इन क्रैकिंग एंड वार्पिंग. नहीं, ये तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एल्यूमिना के कारण था. लॉस ऑफ कोहेजन, इनहेंसिंग द परमेबिलिटी ऑफ ब्रिक्स, या नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर हो जाएगा लॉस ऑफ कोहेजन. ठीक है, अगर आपने सैंड ज़्यादा डाल दी, सिलिका अगर ज़्यादा आ गई, तो इसके पार्टिकल क्या हो जाएंगे, जो आपका मिक्सर होगा उसमें जो पार्टिकल दूर दूर हो जाएंगे. ठीक है, दूर दूर हो जाएंगे, इसकी बॉन्डिंग क्या हो जाएगी, कम पड़ जाएगी. बॉन्डिंग कम पड़ जाएगी तो ये अच्छा, मतलब ब्रिक अच्छी नहीं बन पाएगी, अच्छी क्लास की ये ब्रिक नहीं हो पाएगी. तो लॉस ऑफ कोहेजन इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स ऑफ ब्रिक अर्थ इनेबल्स द ब्रिक टू रिटेन द शेप. शेप में रखने के लिए कौन सा ब्रिक अर्थ रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, एल्यूमिना होता है, सिलिका होता है, आयरन होता है, मैग्नीशिया होता है. अभी मैंने बताया था सिलिका अगर एक्सेस हो गया तो नहीं ले पाएगा. ठीक है, बॉन्ड नहीं बन पाएगा. तो आंसर इसका यहीं पे पता चल गया, ऑप्शन नंबर बी सिलिका. विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट ऑफ द ब्रिक अर्थ इनेबल टू ब्रिक रिटेन द शेप. शेप को रिटेन करने के लिए सिलिका रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर ये ज़्यादा हो गया तो गड़बड़ कर देगा. चलिए, 50वां क्वेश्चन आ गया. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स गिव द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द यूजफुल एंड हार्मफुल कॉन्स्टेंट्स रिस्पेक्टिवली ऑफ गुड ब्रिक अर्थ. गुड ब्रिक अर्थ के केस में यूजफुल और हार्मफुल जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं. लाइमस्टोन एंड एल्यूमिना नहीं, सिलिका एंड एल्कलाइज, एल्यूमिना एंड आयरन, एल्कलाइज एंड मैग्नीशियम. तो यूजफुल आपका सिलिका, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में देखिए, सिलिका क्या है, यूजफुल है, जबकि एल्कलाइज क्या है, यहाँ पे हार्मफुल होता है. ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा. चलिए 51 पे चलते हैं. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज. द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले, वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज नोन एज नीडिंग, मोल्डिंग, पगिंग या ड्राइंग. ड्राइंग तो कभी हो ही नहीं सकता. अगर थोड़ा बहुत आप कंफ्यूज भी हो रहे होंगे तो एक ऑप्शन तो आप वैसे हटा दोगे इसका. ड्राइंग तो कभी भी नहीं हो सकता. अब मोल्डिंग का मतलब होता है कि इसको शेप देना, ये भी नहीं हो सकता है. तो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे. तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नीडिंग. ठीक है, मतलब गूंदना, जैसे आटा करते हैं ना, वैसे ही होता है. एडवांटेज ऑफ क्लैंप कंपेयर टू ए किलन फॉर बर्निंग ब्रिक्स. ठीक है, एडवांटेज ऑफ क्लैंप का एडवांटेज क्या होता है. इट टेक्स लेस टाइम फॉर बर्निंग, इट गिव्स मोर आउटपुट ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक. ऐसा तो नहीं होता है, क्लैंप में बहुत कम आता है, आउटपुट कम होता है फर्स्ट क्लास ब्रिक का. इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट, ये सही है. इसकी इनिशियल कॉस्ट क्या होती है, इसकी कॉस्ट कम होती है. इट इज़ सुटेबल व्हेन ब्रिक्स आर रिक्वायर्ड लार्ज. ऐसा भी नहीं है, ये किलन में जब किलन का काम है
उसमें होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इट हैज़ लेस इनिशियल कॉस्ट। इसकी इनिशियल कॉस्ट क्लैंप की क्या होती है, कम होती है। चलिए, द इंटरनल साइज ऑफ माउल्ड यूज्ड इन ब्रिक प्रिपरेशन इज इक्वल टू साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक, स्मॉल देन साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक्स, ग्रेटर देन द साइज ऑफ फुल्ली बर्न्ड ब्रिक्स, या नन ऑफ अबव। तो ये आपको थोड़ा कॉमन सेंस की बात है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ईंट होगा, ईंट सपोज दैट ये है, तो इसका जो सांचा होगा जिसको माउल्ड बोलते हैं हम, वो माउल्ड क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ईंट से थोड़ा बड़ा ही होगा ना, तभी तो ईंट उस शेप की बन पाएगी। यहाँ पे थोड़ा सही से नहीं बन पाएगा। तो जो माउल्ड है, जो सांचा है, हमेशा क्या होगा, ईंट के साइज से क्या होगा, बड़ा होगा। छोटा होगा तो कैसे बन पाएगी ईंट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। पग मिल्स इज यूज्ड फॉर, पग मिल किस लिए यूज होती है, प्रिपरेशन ऑफ क्ले, मोल्डिंग ऑफ क्ले, ड्राइंग ऑफ ब्रिक्स, या बर्निंग ऑफ ब्रिक्स। बर्निंग भी कभी नहीं हो सकता है, मोल्डिंग भी नहीं हो सकता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रिपरेशन ऑफ क्ले। 55 पे चले, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिक्स आर यूज फॉर लाइनिंग ऑफ फर्नेस, ठीक है। जो भट्टी होती है उसकी लाइनिंग के लिए कौन सी ब्रिक यूज होती है, ओवरबर्न ब्रिक्स, अंडरबर्न ब्रिक्स, रिफ्रैक्टिव ब्रिक्स, या फर्स्ट क्लास ब्रिक। ऑप्शन नंबर सी होगा आपकी रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स, जो कि हीट रेजिस्टेंस पावर जिनकी ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रॉग ऑफ ब्रिक इन अ ब्रिक मैसनरी जनरली केप्ट ऑन बॉटम फेस, टॉप फेस, शॉर्टर फेस, या लॉन्गर फेस। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा, टॉप फेस। फ्रॉग आपको पता होगा, अभी आपको बताता हूँ फ्रॉग क्या होता है अच्छे से, ठीक है। ये आपकी सपोज ईंट है, ये आपका टॉप फेस है ये वाला, तो यहाँ पे ऐसा कुछ बना रहता है ना, ऊपर यहाँ पे कंपनी का नाम लिखा रहता है, इसको क्या बोलते हैं, फ्रॉग बोलते हैं, ठीक है। इसको फ्रॉग बोलते हैं। तो हमेशा कहाँ होता है ये, टॉप फेस पे। चलिए, नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी, 1 क्यूबिक मीटर ऑफ ब्रिक मैसनरी के लिए कितनी ईंटें रिक्वायर होती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। 1 मीटर क्यूब में 500 ईंटें यूज होती हैं, ठीक है। चलिए, ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर, ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्थनवेयर हार्ड, सॉफ्ट, पोरस, या इम्परवियस। तो अब ऐसी बात है, ग्लेजिंग किस लिए करेंगे, इम्परवियस बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्विक लाइम इज कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या नन ऑफ एबव, ठीक है। तो क्विक लाइम क्या हो जाता है, क्विक लाइम होता है आपका CaO, क्या होता है आपका, क्विक लाइम होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्विक लाइम इज फर्स्ट है स्लो इन सेटिंग, रैपिड इन स्लैकिंग, गुड इन स्ट्रेंथ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। स्लो होता है सेटिंग में, रैपिड होता है स्लैकिंग में, गुड इन स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ में उतना गुड नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं बनेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। स्लो होता है सेटिंग में, रैपिड होता है स्लैकिंग में। चलिए, असर्शन रीजन वाला है, प्योर लाइम टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू डेवलप एडुकेट स्ट्रेंथ, रीजन इसका प्योर लाइम हैज़ स्लो हार्डनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल दोनों सही है, एक मिनट, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू हैं, ठीक है। और आर क्या है आपका, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। प्योर लाइम टेक्स लॉन्ग टाइम डेवलप एडुकेट स्ट्रेंथ, जो प्योर लाइम होता है वो थोड़ा टाइम लगाता है, ज़्यादा टाइम लगाता है, क्योंकि वो स्लो होता है, ठीक है। हार्डनिंग प्रॉपर्टी उसकी स्लो होता है, क्योंकि हार्ड बहुत धीरे धीरे होता है, ठीक है। इसलिए जब हार्ड होगा तभी स्ट्रेंथ हो पाएगी, जब हार्ड स्लो होगा तो अब ऐसी बात है उसकी स्ट्रेंथ भी स्लो ही होगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 62 पे चलते हैं। हाइड्रोलिक लाइम इज ऑब्टेन बाय बर्निंग ऑफ लाइमस्टोन, बर्निंग ऑफ कंकर, एडिंग वाटर टू क्विक लाइम, कैल्सिनेशन ऑफ प्योर क्ले। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, बर्निंग ऑफ कंकर से क्या होता है, हाइड्रोलिक लाइम बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द मेन कॉन्स्टेंट्स विच इम्पार्ट्स द हाइड्रोलिसिटी ऑफ हाइड्रोलिक लाइम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका, क्ले, या वाटर। ऑप्शन नंबर सी, क्ले क्या होता है, मेन कॉन्स्टेंट होता है विच इम्पार्ट हाइड्रोलिसिटी टू हाइड्रोलिक
लाइम, क्ले इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, स्टडी ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फर्स्ट है हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, फैट लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, बिल्कुल सही। हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार, सही। फैट लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार। अब बताओ कौन सा होगा करेक्ट, कौन सा हो जाएगा? चलिए करेक्ट बताते सीधे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, सेकंड एंड थर्ड। सेकंड ऑप्शन कौन सा है? फैट लाइम इज सुटेबल फॉर वाइट वॉशिंग, बिल्कुल सही है। वाइट वॉशिंग क्या करते हैं? फैट लाइम से करते हैं, जिसको प्योर लाइम भी बोला जाता है, ठीक है, रिच लाइम भी बोला जाता है। और थर्ड ऑप्शन है आपका हाइड्रोलिक लाइम इज सुटेबल फॉर मेकिंग मोटार, मोटार बनाया जाता है हाइड्रोलिक लाइम से, जिसको हम अंडर वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। तो सेकंड एंड थर्ड आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अंडर वाटर भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और जो आपका फैट लाइम होता है वही आपका रिच लाइम होता है, वही आपका प्योर लाइम होता है, ठीक है। ये ध्यान देना, कभी कभी इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। रिच भी वही होता है, फैट भी वही होता है, प्योर भी वही होता है, और वाइट भी वही होता है, कभी कभी ये भी पूछ लेता है। द मेन इंग्रेडिएंट्स ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। अब सीमेंट आ चुका है। पोर्टलैंड सीमेंट का मेन इंग्रेडिएंट कौन होता है? सबसे ज़्यादा क्या होता है इसमें? लाइम और सिलिका, लाइम ऑफ एल्यूमिना, सिलिका और एल्यूमिना, लाइम एंड आयरन। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, लाइम एंड सिलिका। लाइम एंड सिलिका क्या होते हैं? सब मेन इंग्रेडिएंट होते हैं, L+S, ठीक है। अगला देखते हैं। द constituent of cement which is responsible for all the undesirable properties of cement is। undesirable property के लिए कौन सा कांस्टेंट इसका रिस्पॉन्सिबल होता है? डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ठीक है। तो इसका होता है ऑप्शन नंबर सी, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, C3A। चलिए, Le Chatelier डिवाइस इज यूज फॉर डिटरमाइनिंग द, ये तो ब्रांड एम्बेसडर है कंक्रीट टेक्नोलॉजी का। ये वाला क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, हर बार पूछा, लगभग हर एग्जाम के अंदर ही आ जाता है। तो ये किसके लिए होता है? सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, साउंडनेस ऑफ सीमेंट, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट या कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, साउंडनेस ऑफ सीमेंट। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ सीमेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट या ऑल ऑफ अबव। तो ऑप्शन नंबर सी इसका इनिशियल सेटिंग टाइम के लिए C3A रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा ध्यान देना, C3A रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। डाई कैल्शियम सिलिकेट आपका अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए होता है, जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है आपका ट्राई कैल्शियम स्ट्रेंथ अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। चलिए, द इनिशियल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट एज पर स्पेसिफिकेशन शुड नॉट बी लेस देन। जो इनिशियल सेटिंग टाइम है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का, किससे कम नहीं होना चाहिए? तो 10 मिनट, 30 मिनट, 60 मिनट या 600 मिनट। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 30 मिनट से कम आपका इनिशियल सेटिंग टाइम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसका फाइनल सेटिंग टाइम कितना होता है? 10 आवर्स, ठीक है। 10 घंटे क्या होता है? फाइनल सेटिंग टाइम होता है, जबकि इनिशियल सेटिंग टाइम होता है 30 मिनट। चलिए, एज पर IS स्पेसिफिकेशन द मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम फॉर ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। अभी मैंने बताया आपको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का मैक्सिमम फाइनल सेटिंग टाइम कितना होना चाहिए? 10 घंटे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, 10 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द साइज ऑफ क्यूब इज यूज। सीमेंट का जो हम कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करते हैं वो कौन सा क्यूब यूज़ करते हैं, उसका साइज़ क्या होता है, ठीक है। 50 mm होता है, 70.6 mm होता है, 100 mm होता है, 150 mm होता है। ये वाला क्वेश्चन कई बार गलत हो जाता है हमको आते हुए भी, ठीक है। हम सोचते हैं 150 है, जबकि 150 आपका कंक्रीट के लिए होता है, ध्यान देना इस बात का, ठीक है। जो 150 वाला ऑप्शन है ये किसके लिए होता है? कंक्रीट के लिए होता है। हम इसको जल्दबाजी में मार के आ जाते हैं, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना एक बार, उसके बाद करके आना। इसका आंसर हो जाएगा 70.6, इसका करेक्ट आंसर होता है। ये ओनली सीमेंट की बात हो रही है यहाँ पे, न कि कंक्रीट की, ठीक है, ध्यान देना। द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज, नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इज
10%, 20%, 30%, 40%। कई बुक्स में कई जगह मैंने देखा 20% भी लिखा होता है। और जो गुप्ता है, SP गुप्ता, SS गुप्ता 5th एडिशन में अभी आपको करवा रहा हूँ, इसमें ऑप्शन नंबर C 30%, ठीक है 30%। ये वाला गुप्ता एंड गुप्ता का 5th एडिशन है, ठीक है 5th एडिशन है। इसमें कई क्वेश्चन नहीं है, बीच बीच में आपने देखे होंगे 1-2 क्वेश्चन जो असर्शन रीजन वाले थे या 1-2 क्वेश्चन और हैं वो नए ऐड हो रखे हैं, ठीक है। और जो गलतियां थी वो भी इसमें रेक्टिफाई की गई है, तो ध्यान देना। ये नई बुक के क्वेश्चन है सारे के सारे, मेरे पास है वो वाली बुक, मैं उसी से ये करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। चलिए 73 पे चलते हैं। अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू जिप्सम, फाइनल ग्राइंडिंग, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट या ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। अर्ली अटेनमेंट ऑफ स्ट्रेंथ इन रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज मेनली ड्यू टू, ये हो जाएगा फाइनल ग्राइंडिंग। जितने ज़्यादा फाइन ग्राइंडिंग होगी उतनी जल्दी क्या होगी, आपकी स्ट्रेंथ गेन होगी, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 74 पे चलते हैं। आफ्टर स्टोरेज द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट डिक्रीजेज, इंक्रीजेज, रिमेन सेम, मे इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, ठीक है। तो इसका सीधा सा आंसर है डिक्रीजेज। स्टोर करने पे हमेशा डिक्रीज होगी, इंक्रीज तो कभी हो नहीं सकती है, हार्ड हो जाएगा वो, ठीक है। सेम भी नहीं रह सकती है और डिक्रीज ये तो कभी बन नहीं सकता, ऑप्शन नंबर डी, तो आंसर हो जाएगा डिक्रीज। अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टेंट सीमेंट अबाउट 3 days शुड नॉट बी लेस देन। 3 दिन की स्ट्रेंथ, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ किससे कम नहीं होनी चाहिए। 7 MPa, 11.5 MPa, 16 MPa, 21 MPa। तो ऑप्शन नंबर है C 16 MPa, ठीक है। चलिए एडिशन ऑफ पोज़ोलाना टू ऑर्डिनरी पोर्टेंट सीमेंट इंक्रीजेज ब्लीडिंग, श्रिंकेज, परमेबिलिटी या हीट ऑफ हाइड्रेशन। अब अगर पोज़ोलाना को ऑर्डिनरी OPC में मिलाते हैं तो क्या होता है, ब्लीडिंग बढ़ती है, श्रिंकेज होता है, परमेबिलिटी बढ़ती है या हीट ऑफ हाइड्रेशन पे कुछ इंक्रीज होता है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी श्रिंकेज। श्रिंकेज की वो आ जाती है इसमें, श्रिंकेज वो बढ़ जाता है इसमें, ठीक है। जिप्सम कंसिस्ट ऑफ H2S and CO2, CaSO4 and H2O, लाइम एंड H2O, CO2 एंड कैल्शियम। तो इसे सभी को पता होगा मेरे ख्याल से, नहीं भी पता होगा तो आप देख लीजिए। CaSO4 एंड H2O इसका क्या है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए फॉर टेस्टिंग कंप्रेसिव एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट द सीमेंट मोटार इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट एंड स्टैंडर्ड सैंड इन प्रपोर्शन ऑफ 1:2, 1:3, 1:4, 1:6, ठीक है। जो आपका सीमेंट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है, तो ये नहीं कि सिर्फ सीमेंट को हम लेंगे और उसको टेस्ट करेंगे, सिर्फ सीमेंट को अकेला नहीं करते हैं। सीमेंट के साथ हम ऐड करते हैं क्या, सैंड को। सीमेंट के साथ क्या करते हैं, सीमेंट के साथ क्या ऐड करते हैं, सीमेंट प्लस सैंड करते हैं। और एक रेशियो क्या होता है आपका 1:3, 1:3 में हम क्या करते हैं, इसका रेशियो में मिक्स करते हैं, 1:3 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट इज अबाउट, बहुत बार ये भी पूछा जा चुका है। स्लम्प रिकमेंडेड फॉर मास कंक्रीट, स्लम्प क्या होता है, वर्केबिलिटी के लिए स्लम्प टेस्ट करते हैं, ठीक है, कंक्रीट के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 25 mm टू 50 mm क्या होगा, मास कंक्रीटिंग के लिए होगा, ठीक है। चलिए 80 पे चलते हैं। विद इंक्रीज इन मॉइस्चर कंटेंट द बल्किंग ऑफ सैंड, मॉइस्चर कंटेंट अगर बढ़ाते हैं आप, बल्किंग ऑफ सैंड क्या होता है, बढ़ता है घटता है। अब देखते हैं, ऑप्शन फर्स्ट है इंक्रीजेज, सेकंड है डिक्रीजेज, थर्ड है फर्स्ट इंक्रीजेज टू सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू एंड देन डिक्रीजेज, फर्स्ट इंक्रीजेज टू ए सर्टेन मिनिमम वैल्यू एंड देन इंक्रीजेज, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट इंक्रीज। आपको क्या करेंगे, बल्किंग क्या हो जाएगी, पहले इंक्रीज होगी, कहाँ तक इंक्रीज होगी, 4 to 5%, कहीं 4% ले जाता है, कहीं 4.5%, कहीं से 5, तो 4 to 5% तक, 5% मान लेते हैं कहीं ऑप्शन 5% तक मॉइस्चर अगर बढ़ाते हैं आप, तो वहाँ पे क्या होगा, बल्किंग क्या होगी, होगी। पर अगर इससे ऊपर चले जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट से बल्किंग क्या होगी, कम होने लग जाएगा, डिक्रीज इसकी वैल्यू होने लग जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, 5% तक वो चलता है। Which of the following cement is suitable for use in massive concrete structure such as larger dam?
डैम में यूज़ होने वाला कौन सा सीमेंट है? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट नहीं करेंगे यूज़, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो हम करेंगे वहाँ पे यूज़ लो हीट सीमेंट, जो हीट को धीरे धीरे प्रोड्यूस करे, ठीक है। लो हीट सीमेंट हम उसमें यूज़ करते हैं डैम में। चलिए, प्रॉपर अमाउंट ऑफ entrained air in concrete results in first better workability, better resistance to freezing and thawing, थर्ड है lesser workability, ऐसा तो नहीं है, less resistance to freezing and thawing, ठीक है, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड। पहला ऑप्शन क्या है? बेटर वर्केबिलिटी। अगर एयर एंटेनमेंट सही है तो वहाँ पे वर्केबिलिटी सही होगी, और दूसरा क्या हो जाएगा आपका? बेटर रेजिस्टेंस टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग, वहाँ पे भी क्या करेगा? ये मदद करेगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, पहला है दूसरा। The most common admixture which is used to accelerate the initial set of concrete. Initial set of concrete. Most admixture which is used to accelerate the initial set of concrete, ये होगा आपका, इसका आंसर क्या होगा? हाँ, इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा मैं कंफ्यूज हो गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। एक्सीलेटर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक्सीलेट करता है वो इनिशियल सेटिंग टाइम को, मतलब सेट जल्दी करवाता है। थोड़ा मैं क्वेश्चन में कंफ्यूज हो गया था यहाँ पे, ये कहना क्या चाह रहा है। तो यहाँ पे एक्सीलेटर की बात हो रही है, तो एक्सीलेटर क्या है आपका? कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है, जबकि जिप्सम रिटार्डर है, ठीक है, वो स्लो कर देता है। यहाँ पे एक्सीलेट की बात हो रही है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यूज्ड एज एन एक्सीलेटर, अभी जो बताया था, इन सीमेंट इन परसेंटेज बाय वेट ऑफ सीमेंट, कितने परसेंटेज से ऊपर हम क्या नहीं कर सकते? एक्सीलेटर यूज नहीं कर सकते? 2%, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2% तक हम मैक्सिमम क्वांटिटी यूज कर सकते हैं, 2% से ऊपर हमें अलाउ नहीं होता है, ठीक है। चलिए, द बेसिक पर्पज़ ऑफ अ रिटार्डर इन कंक्रीट। अब रिटार्डर की बात आ गई, जब मैं जिप्सम की बात कर रहा था, तो पर्पज़ क्या होता है? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट पेस्ट इन कंक्रीट। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा आपका सीधे, ठीक है। ये क्या करता है? टू इंक्रीज द इनिशियल सेटिंग टाइम को क्या करता है? इंक्रीज। आपको ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है, तो सीमेंट जो कंक्रीट बनाया आपने वो सेट ना हो जाए, तो उसको हम उसमें रिटार्डर ऐड करते हैं, जिससे वो सेटिंग टाइम, उसका इनिशियल सेटिंग टाइम क्या होता है? बढ़ जाता है, ठीक है। और ऑप्शन है डिक्रीज इनिशियल टाइम, ऐसा कुछ नहीं है। टू रेंडर द कंक्रीट मोर वाटर टाइट, ऐसा भी नहीं है। टू इम्प्रूव द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट मिक्स, ऐसा नहीं है। रिटार्डर काम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या हो जाए? करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीमेंट्स कंटेन मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट? C2S की बात कर रहा हो, C2S की बात कर रहा है, ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ की बात कर रहा है, जो स्लो होगा। अब देखते हैं, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, लो हीट सीमेंट, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट या सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट। तो जिसमें हीट कम होगी वहाँ पे हम क्या करेंगे? C2S ज़्यादा यूज़ होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। लो हीट सीमेंट में ज़्यादा क्या होता है? C2S होता है, ठीक है। चलिए, अगला देखते हैं 87। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट। मोस्ट कॉमनली यूज रिटार्डर इन सीमेंट, ये क्या होता है आपका? जिप्सम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। Sorry, 3 basic raw material which are needed in large quantities for production of steel. स्टील के प्रोडक्शन के लिए कौन कौन सी 3 मुख्य चीज़ें हैं, ठीक है। आयरन और कोल एंड सल्फर, आयरन और कार्बन एंड सल्फर, आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन, आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। आयरन और चाहिए, कोल चाहिए और लाइमस्टोन चाहिए, ठीक है। इसमें सल्फर वगैरह नहीं चाहिए। सी इसका क्या है? करेक्ट है। तो 3 बेसिक रॉ मटेरियल है, आयरन और कोल एंड लाइमस्टोन। चलिए 89 पे बढ़ते हैं। कंपेयर टू माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन हैज़ हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ, लो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, लो टेंसाइल स्ट्रेंथ। तो क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, फर्स्ट एंड फोर्थ। अब देखो क्या है, हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है किसकी? कास्ट आयरन की। एंड फोर्थ आंसर क्या है? लो टेंसाइल स्ट्रेंथ,
ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, फर्स्ट एंड फोर्थ। हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ एंड लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, जबकि माइल्ड स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। चलिए 90 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स होना था इसने, ग्रेडियंट्स एक्सर्ट्स मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ स्टील, इंग्रेडिएंट्स होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स, एक मिनट, इंग्रेडिएंट्स होगा, ये इंग्रेडिएंट्स होगा यहाँ पे, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स एक्सर्ट्स मैक्सिमम इन्फ्लुएंस ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ स्टील, कार्बन, सल्फर, फास्फोरस या मैग्नीज। तो क्या होता है इसमें, कार्बन होता है ये, ठीक है। कार्बन ज़्यादा होगा तो स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी और डक्टिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। हाँ, ये बात आप ध्यान देना, अगर कार्बन अगर आप ज़्यादा होगा तो यहाँ पे स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी आपकी, ज़्यादा होगी, जबकि डक्टिलिटी क्या हो जाएगी, कम। अगर कार्बन आप कम डालोगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, डक्टिलिटी क्या होती है, इनकी। कार्बन बढ़ाने से हमेशा डक्टिलिटी कम होती है, ठीक है, ध्यान रखना आप। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन, बहुत बार पूछा जा चुका है, कास्ट आयरन, रॉट आयरन, माइल्ड स्टील या हाई कार्बन स्टील। तो रॉट आयरन क्या होता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन होता है। 91 का आंसर हो जाएगा बी। 92 पे चलते हैं। द अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल माइल्ड स्टील इज अबाउट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर। कई बार पूछा जा चुका है, 420 न्यूटन पर mm स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 93 पे बढ़ते हैं। परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट इन माइल्ड स्टील, माइल्ड स्टील के अंदर कार्बन कितना होता है, ऑप्शन नंबर ए लेस देन 0.25। ये तो बहुत ज़्यादा है, ये भी बहुत ज़्यादा है, ग्रेटर देन 1 पॉइंट, ये तो कभी हो नहीं सकता, ठीक है। तो लेस देन 0.25। आप ऑप्शन को देकर भी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो दे रखा है इन्होंने, ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, लेस देन 0.25। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, प्रूफ स्ट्रेस या नन ऑफ अबव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यील्ड स्ट्रेस, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेसेस इज यूज्ड फॉर आइडेंटिफाइंग द क्वालिटी ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील, तो यील्ड स्ट्रेस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पहले वाले एडिशन में ये वाला क्वेश्चन नहीं था, मुझे ध्यान है, ये अभी जुड़ा है नया, ठीक है। द रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू दैट ऑफ फ्लैंज ऑफ स्टील रोड स्ट्रक्चरल बीम एंड चैनल इज लेस देन 1, इक्वल टू 1, ग्रेटर देन 1 या लेस देन 1 इन बीम बट ग्रेटर देन 1 इन चैनल। तो लेस देन 1 ये बता रहा है, ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा लेस देन 1, मतलब रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू डेट ऑफ फ्लैंज, लेस देन 1 होगा। इसका मतलब जो वेब टू फ्लैंज है ना, थिकनेस ऑफ, तो यहाँ पे फ्लैंज की थिकनेस क्या होगी, हमेशा ज़्यादा होगी, तभी तो लेस देन 1 आएगा, ये इसकी कम होगी, ठीक है। तो फ्लैंज की थिकनेस हमेशा ज़्यादा होगी वेब से, ठीक है। रेशियो ऑफ थिकनेस ऑफ वेब टू दैट ऑफ फ्लैंज लेस देन 1 आएगा। चलिए, पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ, पेंट विद वाइट लेड बेस आर सुटेबल फॉर पेंटिंग ऑफ वुडवर्क्स, आयरन वर्क्स, बोथ वुडवर्क्स एंड आयरन वर्क्स या नन ऑफ अबव। तो आपका वाइट बेस, जहाँ पे वाइट लेड बेस जो होता है वो किसके लिए यूज होता है, वुड वर्क के लिए, और जो आपका रेड लेड होता है, रेड ऑक्साइड होता है, वो आपका आयरन के लिए यूज होता है, लोहे के लिए यूज होता है, ठीक है। अगर वाइट लेड है तो आपको ध्यान रखना होगा, ये वुड के लिए यूज होगा, ठीक है। 97 पे चलते हैं। असर्शन रीजन, पेंट्स विद वाइट लेड बेस आर नॉट रिकमेंडेड फॉर पेंटिंग ऑफ आयरन वर्क, बिल्कुल सही है। पेंट्स विद वाइट लेड बेस डू नॉट चेक रेजिस्टिंग ऑन आयरन, बोथ ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी मैंने आपको बता दिया, वाइट लेड आपका उसके लिए यूज, आयरन के लिए यूज नहीं हो सकता, और ये पेंट विद वाइट लेड बेस डू नॉट चेक द रस्टिंग ऑन ऑफ आयरन, इससे क्या हो सकता है, ये रस्टिंग से नहीं बचा सकता है वाइट लेड, इसलिए हम जो लोहे पे यूज़ करते हैं, आयरन पे यूज़ करते हैं, वो रेड बेस होता है, ठीक है, रेड ऑक्साइड वाला होता है। चलिए 98 पे चलते हैं। द अमाउंट ऑफ वाटर यूज फॉर 1 kg ऑफ डिस्टेंबर, 1 kg ऑफ डिस्टेंबर में कितना पानी रिक्वायर्ड होता है, 0.2 लीटर, 0.4 लीटर, 0.6 लीटर, 0.8 लीटर। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 0.6 लीटर हमें 1 kg
जिस टेम्पर में चाहिए होता है 0.6 लीटर, ठीक है, मतलब 1 लीटर पूरा नहीं चाहिए। चलिए, द व्हीकल यूज्ड इन केस ऑफ इनेमल पेंट इज़ यूज्ड फॉर, इनेमल पेंट में कौन सा व्हीकल चाहिए होता है? लिंसीड ऑयल, वाटर, वार्निश या नन ऑफ एबव। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा, वार्निश। इनेमल पेंट में वार्निश यूज होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी विकल्प के रूप में। चलिए 100वां क्वेश्चन आ गया।